नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज की सीटेट पेपर 2 में बीपीएससी टीआरई 4.0 में एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्लास है सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। और साथ में जो भी छात्र हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 में साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी साइंस से अगर जो प्रश्न पूछा जाता है तो आपका एनसीईआरटी 6 to 10 से ही बीपीएससी में प्रश्न बनते हैं। और सीटेट में तो आपको पता ही होगा एनसीईआरटी 6 to 8 से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग आज इसकी क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं सीटेट की। आपको पता ही होगा सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 15 दिसंबर को अब परीक्षा तिथि बदल गई है, आपकी परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। तो जिसके तहत आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है अपने आप से, क्योंकि यहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झाड़ी क्या होती है, इसके वृक्ष क्या होते हैं, लता क्या होती है, आरोही क्या होती है, फलक क्या होते हैं, शीरा विन्यास क्या होता है, शीरा क्या होता है, रंध्र क्या होते हैं जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से पेपर में प्रश्न बन चुके हैं कई बार। आप लोग सीटेट का चाहे प्रीवियस ईयर उठाएंगे या बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर उठाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, हर बार प्रश्न पूछा गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो हम आज लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। तो अब आज हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे, उनके पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग साग देखते हैं। आपको जो फिगर में दिख रहा होगा क्या है, या आपको फिगर में जो दिख रहा है इसको हम लोग साग बोलते हैं। साग आप लोगों ने घर में देखा होगा। आप लोग पालक का साग लाते हैं बनाने के लिए, या और भी बथुई हो गई, चौराई हो गई, इन सब की सब्जियाँ बनाई जाती हैं, हमें इनको साग में रखा जाता है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हरे व कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं, यानी जो हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं साग कहलाते हैं। ये छोटे कोमल और अकाष्ठी पौधे होते हैं। भूमि की सतह के ऊपर इनके कोई स्थायी भाग नहीं पाए जाते। इस श्रेणी के पौधों की अधिकतम ऊंचाई जो होती है वह 1 मीटर यानी 3.25 फीट तक हो सकती है। ऐसे शाकी पादप एक वर्षीय जैसे सरसों, द्विवर्षीय जैसे चुकंदर अथवा बहुवर्षीय जैसे देवकेल हो सकते हैं। तो बहुवर्षीय जो संकीय पौधों में पाया रूपांतरित तने के रूप में भूमिगत प्रकंद पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष नई वायवीय प्रो शाखाएं उत्पन्न होती हैं। अनेक वनस्पति शास्त्रियों द्वारा केले के पौधों को भी बहुवर्षीय साग के तौर पर निरूपित किया गया है। तो जो हरे कोमल तने वाले पौधे होते हैं इन्हीं को हम लोग साग कहते हैं। तो आपके चाहे आप लोग घर में पालक खाते हैं, हाँ, या पालक के अलावा आप लोग क्या कहते हैं, आपकी चौराई हो गई, बथुई हो गई, यानी जो भी सब्जियां आप लोग घर में साग के रूप में हरे कोमल तने वाले होते हैं सब साग कहलाते हैं। ठीक, चाहे वह खाने वाले हों। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इनमें भूमि के सतह के ऊपर इनके अस्थायी भाग नहीं पाए जाते। इन श्रेणी के पौधों की जो अधिकतम ऊंचाई मानी जाती है वह 1 मीटर या 3.25 फीट तक हो सकती है। ऐसे शाकी पादप एक वर्षीय जैसे सरसों हो गया, द्विवर्षीय जैसे चुकंदर हो गया, बहुवर्षीय जैसे देवकेल हो सकते हैं। बहुवर्षीय शाकी पौधों में पाया रूपांतरित तने के रूप में भूमिगत प्रकंद पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष नई वायवीय परो शाखाएं उत्पन्न होती हैं। अनेक वनस्पति शास्त्रियों द्वारा केले के पौधों को भी बहुवर्षीय साग के तौर पर निरूपित किया गया है। चलिए झाड़ी क्या होती है। तो कुछ पौधों में शाखाएं जो होती हैं वह तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। तो कुछ पौधों में शाखाएं जो होती हैं वह तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। अब हम लोग वृक्ष के बारे में बात करते हैं। तो वृक्ष जो होता है, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। तो कुछ पौधे क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। इन्हें तने सदृढ़ और गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं जो होती हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग से निकलती हैं, इन्हें ही हम लोग वृक्ष कहते हैं। तो कुछ पौधे जो होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सदृढ़ और गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें हम लोग वृक्ष कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। अब लता क्या होती है, तो जो स्वयं ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी नहीं रह सकती, यानी जो स्वयं ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी नहीं रह सकती। इनके तने पतले और कमज़ोर होते हैं।
इतने लंबे होते हैं कि यह स्वयं खड़ी नहीं होती बल्कि किसी अन्य वृक्ष, दीवार, जमीन आदि पर पसरते हुए वृद्धि करती हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम लोग लता कहते हैं। तो जो स्वयं ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ी नहीं रह सकती, इनके तने पतले और कमज़ोर होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि स्वयं खड़े नहीं हो पाते बल्कि किसी अन्य वृक्ष, दीवार, जमीन आदि पर पसरते हुए वृद्धि करते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम लोग लता कहते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। अब हम लोग आरोही के बारे में बात करते हैं। तो कुछ पौधे जो होते हैं आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत से फूलों को देखा होगा, आप लोगों ने घर में फूल लगाते होंगे, आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा, ऐसे और कई भी फूल होते हैं जिनको आप लोग चढ़ाते हैं ऊपर। हाँ, तो जो फूल आपके ऊपर चढ़ जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं आरोही रूप में होती हैं। ये पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तने पौधे के सहारा देते हैं, जल तथा खनिज के परिवहन में सहायता करते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे होंगे, ये धीरे धीरे सीढ़ी के ऊपर चढ़ते चले गए हैं। ठीक, अब फलक क्या होता है? तो पत्ती के चपटे हरे भाग को ही फलक कहते हैं। तो जो पत्ती का चपटा हरा भाग होता है उसे ही हम लोग फलक कहते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यही आपका पूरा भाग फलक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फलक कहलाता है, इसी को हम लोग फलक कहते हैं। सिरा क्या होता है? जब एक पत्ती को कागज़ पर रखकर छापा जाता है तो इन्हें रेखिक संरचनाओं में सिराओं का छाप उभर कर आता है। अगर इन पत्तियों का छाप जालिका रूपी सिरा विन्यास की तरह उभरा हो तो उनकी जड़ें मूसलाजड़ होंगी। अगर इन पत्तियों की सिराओं का छाप एक दूसरे के समांतर हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ होंगी और पत्ती इन रेखिक संरचनाओं को सिरा कहते हैं। तो जब एक पत्ती को कागज़ पर रखकर छापा जाता है तो इन्हें इन रेखित संरचनाओं में सिराओं का छाप उभर कर आता है। अगर इन पत्तियों का छाप जालिका रूपी सिरा विन्यास की तरह उभरा हो तो उसकी जड़ें मूसलाजड़ होंगी। अगर इन पत्तियों की सिराओं का छाप एक दूसरे से समांतर हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ होंगी। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को ही हम लोग सिरा कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ऐसे आपको दिख रहा होगा ना, आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिरा। अब सिरा विन्यास क्या होता है? तो घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यानी घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास हम लोग कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, देख रहे हों, सिरा विन्यास, इसी को सिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक, यही आपका सिरा विन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंध्र क्या होते हैं? तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्पोर्जन की क्रिया भी होती है। तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ही हम लोग रंध्र कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ऐसे ऐसे आपको छिद्र बीच में दिख नहीं रहा है, इसके बीच में आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे छोटे छोटे आपको छिद्र दिख रहे होंगे, यही आपके क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं इन्हें ही हम लोग रंध्र कहते हैं। रंध्र से गैसों का वाष्पोर्जन की क्रिया भी इन्हीं के द्वारा होती है। पर्णबिंद क्या होते हैं? तो अगर हम लोग पर्णबिंद की बात करें तो पर्ण का वह भाग जो पूर्ण फलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम लोग पर्णबिंद कहते हैं। तो पर्ण का वह भाग जो पर्ण फलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे ही हम लोग पर्णबिंद कहते हैं। विभिन्न पौधों में पर्णबिंद की उपस्थिति और इसकी आकृति और संरचना के आधार पर पत्तियों में पर्याप्त विविधता दृष्टिगोचर होती है। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णबिंद उपस्थित होते हैं ऐसी पत्तियों को समबिंद कहते हैं, जैसे पीपल की पत्ती हो गई, जैसे आपकी पीपल की पत्ती हो गई। तो पर्णबिंद जो होता है, पर्ण का वह भाग जो पर्ण फलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे पर्णबिंद कहते हैं। विभिन्न पौधों में पर्णबिंद की उपस्थिति और इसकी आकृति और संरचना के आधार पर पत्तियों में पर्याप्त विविधता दृष्टिगोचर होती है। जिन पौधों की पत्तियों में पर्णबिंद उपस्थित होते हैं ऐसी पत्तियों को समबिंद कहते हैं, जैसे आपकी पीपल की पत्ती हो गई, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। इसके अलावा इसके विपरीत कुछ अन्य पौधों जैसे आक की पत्तियों में पर्णबिंद अनुपस्थित रहते हैं और इस प्रकार की पत्तियों को आवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृंत कहते हैं। तो इसके विपरीत कुछ अन्य पौधे होते हैं, जैसे आक की पत्तियां हो गई आपकी
उसके अलावा पर्णबिंत होते हैं जो अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार की पत्तियों को अवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवृंत कहते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं पर्णबिंत कहते हैं। रेशेदार जड़ें क्या होती हैं? तो कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती, इनमें रेशे जैसे बहुतसी जड़ें होती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, इन्हें रेशे जैसे बहुतसी जड़ें होती हैं, इन्हें हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, इसी को हम लोग रेशेदार जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें जो होती हैं मिट्टी में चारों ओर फैल जाती हैं और पौधों को मजबूती से पकड़ रखती हैं। उदाहरण के रूप में आप लोगों ने गेहूं की जड़ें देखी होंगी, घास की जड़ें देखी होंगी, मक्की हो गई, आपका मक्का हो गया, ज्वार हो गई, जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा जड़ हो गया मूसलाधार जड़। क्या हो गया? मूसलाधार जड़ हो गया। तो मूसलाधार जड़ें जो होती हैं, जो पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती हैं, जिसमें एक से अन्य जड़ें निकलती हैं। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती हैं, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। कुछ गाजर व चुकंदर जैसे पौधों में मूसला जड़ में पौधों उसमें बाहर जमा होती हैं, जिससे मनुष्य व अन्य प्राणी उन्हें खोद कर खाते हैं। जिन पौधों की मुख्य जड़ें सीधे मिट्टी के अंदर जाती हैं, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ क्या होती है? जो पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है, जिसमें से अन्य जड़ें निकलती हैं। प्रायः मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती है, जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। कुछ गाजर व चुकंदर जैसे पौधों में मूसला जड़ में पौधा जो होता है उसमें आहार जमा रहता है, जिससे मनुष्य क्या करते हैं? अन्य प्राणी उसे खोद कर खाते हैं। जिन पौधों को भी मुख्य जड़ें सीधे मिट्टी के अंदर जाती हैं, ऐसे जड़ को हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, चुकंदर की जड़ हो गई आपकी, इसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। तो आज का चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। आज के चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने शाख के बारे में पढ़ा, आपका वृक्ष क्या होता है, लताएं क्या होती हैं, आपकी आरोही जड़ें क्या होती हैं, फलक क्या होते हैं, सिरा क्या होता है, सिरा विन्यास क्या होता है। ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न कई बार बन चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जैसे ही एनसीईआरटी क्लास 6 की आपकी बुक समाप्त होगी, तो आप लोग का कमेंट आ रहा था सर इसके प्रश्न भी करवाएंगे। तो मैंने आपको बता दूं कि मैंने पिछली बार 2011 से 2024 तक के जितने भी पेपर में प्रश्न पूछे गए थे एनसीईआरटी 6 to 8 साइंस से, सारे प्रश्नों को मैंने कवर करवाया था। लगभग 4 से 5 घंटे की मैराथन क्लास थी। अभी भी आपको प्लेलिस्ट बनी होगी, सीटेट जुलाई 2024 मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट देखेंगे, उसमें बनी होगी। मैंने सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। तो जैसे ही आपकी क्लास 6 समाप्त होगी, तो क्लास 6 से जितने भी चैप्टर से प्रश्न बन चुके हैं, उन सारे चैप्टर के प्रश्नों को कवर करवाऊंगा। फिर ऐसे क्लास 7 की क्लासेस चलेंगी। क्लास 7 की क्लासेस जैसे समाप्त होंगी, तो उनसे जितने भी चैप्टर से प्रश्न बने हैं, सारे चैप्टर को कवर करूंगा। ऐसे क्लास 8 की चलेगी। उसके बाद पेडागॉजी की एक मैराथन क्लास लूँगा। यानी आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग 80 दिन तक अगर हमारे चैनल के साथ बने रहे, आप लोग 80 दिन तक हमारे चैनल के साथ बने रहे, तो भरोसा करिए 80 दिन में मैं आपको सीटेट क्लियर करवा दूंगा। क्योंकि पिछली बार मैं खुद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो पिछले साल जो छात्र पास हुए हैं सबका रिजल्ट देखेंगे, सबका फीडबैक देखेंगे, तो खुद समझ जाएंगे कितनी बेहतरीन तैयारी हम लोगों ने करवाई थी। तो बस आप लोग 80 दिन तक अगर बने रहे हमारे चैनल के साथ, तो चाहे आपका सीटेट पेपर 2 में एनसीईआरटी 6 to 8 साइंस हो, या 6 to 8 सोशल साइंस हो, या पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 80 दिन तक बने रहे तो भरोसा रखिए इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा कि आप लोग आराम से 110 115 नंबर तो आसानी से क्लियर कर जाएंगे। 90 नंबर तो इसको तो आप लोग 100% ही पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग 80 दिन तक बने रहे तो 110 115 120 नंबर तक पहुंच जाएंगे। बस बिलीव रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, उस लिंक से जुड़िए। क्लासेस डेली चल रही हैं, आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। उस नोट्स को आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ते रहिए और क्लासेस देखते रहिए। और जितना प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना प्रैक्टिस करते रहिए। 100% सीटेट क्लियर कर जाएंगे। कल हम सीटेट पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे सीटेट को हम लोग कैसे पास करें, आने वाली हमारी रणनीति क्या रहेगी, आपके लिए इस बार क्या खास रहेगा पिछली बार के मुकाबले, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।